गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सक्सेस लॉ अकेडमी। तो आज से हम हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू लॉ मीन्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदू मैरिज एक्ट कवर करेंगे, उसके बाद गार्जियनशिप एक्ट, उसके बाद मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एंड लास्टली सक्सेशन। तो ये जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे वो बेसिकली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू है। अब हिंदू मैरिज एक्ट स्टार्ट करेंगे तो बेयर एक्ट से पहले हम कुछ टॉपिक्स हैं जो बेयर एक्ट में नहीं दे रखे हैं वो देखते हैं। जैसे सोर्सेज हैं स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। जब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, उन दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो है वो अगेन चार पार्ट में डिवाइड होती हैं, श्रुति, स्मृति, कमेंट्री एंड डाइजेस्ट, फोर्थ कस्टम एंड यूसेज। वेरस जब सेकेंडरी की बात करते हैं वो अगेन तीन टाइप में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट लेजिस्लेशन, सेकंड इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, एंड लास्ट जुडिशियल डिसीजन। अब इनको एक एक करके थोड़ा देख लेते हैं, 3 पॉइंट में पूछ लिए जाते हैं ये टॉपिक। जो श्रुतिस है, ठीक, ये किस वर्ड से डिराइव है? श्रु, इट मींस टू हियर, जो सुनी हुई बातें हैं। ठीक, प्राइमरी, पैरामाउंट एंड डिवाइन सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है। तो बेसिकली ये 200 एडी टू 800 एडी के टाइम की बातें हैं। ठीक, जब हम श्रुतिस की बातें करते हैं तो श्रुतिस अगेन वेदास में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट इज ऋग्वेदा, सामवेदा, थर्ड यजुर्वेदा एंड फोर्थ लास्ट वन इज अथर्ववेदा। और उपनिषद, श्रुतिस जो है वो 4 वेदा और उपनिषद में डिवाइड होती हैं। ठीक, अब ऋग्वेदा की जब बात की जाए, ऋग्वेदा ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। बेसिकली ये वैदिक पीरियड में था। इसमें 10 मंडल्स एंड 1028 शुक्तिस है। ठीक, हम सामवेदा की बात करते हैं तो बेसिकली ये सिंगिंग से रिलेटेड है। यजुर्वेदा की जब बात करते हैं तो ये फॉर्म ऑफ प्रेयर है। ठीक, और ये अगेन दो पार्ट में डिवाइड है, कृष्ण यजुर्वेदा और शुक्ल यजुर्वेदा। ठीक, और जब अथर्व की बात करते हैं तो ये बेसिकली मैजिक के बारे में बात करता है। ठीक, तो ये श्रुतिस हैं जो कि 4 वेदास और उपनिषद में डिवाइड है। और 4 वेदास कौन कौन से हैं? ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। तो ये चीजें प्री में पूछ भी जाती हैं। आ जाते हैं हम स्मृतिस में। स्मृतिस का मीनिंग क्या होता है? टू रिमेम्बर, जो चीजें याद रह गई। ठीक, ये जो सुनी, ठीक, ये जो हमें याद रह गई। ठीक, तो ये एक तरीके का रिकलेक्शन ऑफ ऋषिज मेमोरी कंटेनिंग प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू लॉ विच वर हैंडेड ओवर टू सक्सेसिव जनरेशन। जो ऋषिज थे उनको जो चीजें उन्होंने सुनी, जो याद रह गई, वो उन्होंने आगे बताई। तो स्मृतिस उसके बारे में बात करता है। ठीक, अब जो स्मृतिस है वो अगेन दो पार्ट में डिवाइड है। ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको कि स्मृतिस जो है वो अगेन दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी। ठीक, और प्राइमरी अगेन दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज धर्म सूत्रास, जिसको हम प्रोस भी बोलते हैं, एंड सेकंड वन इज धर्म शास्त्र, जो बेसिकली पोइट्री है। ठीक, तो ये है स्मृति के बारे में। थर्ड वन इज कमेंट्री एंड डाइजेस्ट। ठीक, कमेंट्री एंड डाइजेस्ट जो है बेसिकली फॉर रिकॉर्ड ऑफ कस्टम कंटेन्ड इन स्मृति। ठीक, जो स्मृति में कस्टम है उनके बारे में बात करता है, उसकी इंटरप्रिटेशन, उसको जो एक्सप्लेनेशन मिली है या मॉडिफाइड कस्टम्स हैं जो स्मृतिज के, वो चीजें हैं। तो जो कमेंट्रीज है, कमेंट्री एंड डाइजेस्ट, ठीक, वो बेसिकली रिकॉर्ड ऑफ कस्टम आप बोल सकते हो उसे,
कंटेनिंग स्मृतिज, इसकी इंटरप्रिटेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन इन कस्टम्स को मॉडिफाइड वे में बताया गया। और जो मेन कमेंट्रीज है वो दो हैं जो प्री में बेसिकली पूछी जाती हैं बहुत। फर्स्ट वन इज दया भागा एंड सेकंड वन इज मिताक्षरा। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि प्री में ये बहुत पूछी जाती है। ठीक, अब जो दया भागा थी, ठीक, ये जो कमेंट्री थी, इनके जो ऑथर थे वो जिम्मू तवाहान थे, और मिताक्षरा के जो थे ऑथर वो विजुनेश्वर थे। बट ये जो मिताक्षरा थी लिखी विजुनेश्वर के द्वारा गई थी, पर ये कमेंट्री किसके ऊपर थी? यजुनानंदा के ऊपर। ठीक, तो ये प्री पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब ये जो कमेंट्रीज थी ये बेसिकली स्कूल्स यही है। ठीक, अब ये जो दया भाग है ये बेसिकली कवर करते थे बंगाल। ये जो अप्लाई होती थी ये बंगाल पे होती थी, और ये होल इंडिया, मिताक्षा होल इंडिया एक्सेप्ट बंगाल। ठीक, तो ये अब नेक्स्ट जो है फोर्थ, वो बात करता है यूसेज एंड कस्टम की। ठीक, अब यूसेज एंड कस्टम की बात की जाए तो ये सेक्शन 3A HMA में डिफाइंड है। इसकी जो डेफिनेशन दे रखी है वो यहाँ दे रखी है। अगर हम कस्टम की बात करें तो वो कैसे होने चाहिए, इसके इसेंशियल्स क्या, ये भी प्री में बहुत पूछे जाते हैं। एंशियंट होना चाहिए, रिजनेबल होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक, तो जो हमारा कस्टम एंड यूसेज होते हैं उसके क्या इसेंशियल्स हैं? एंशियंट, रीजनेबल, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक, और यहीं पे मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, एक कोई कस्टम है वो ए और बी ने बनाया है बाय एग्रीमेंट, तो क्या वो वैलिड कस्टम है? एक कोई कस्टम है वो ए और बी ने बनाया है तो क्या वो वैलिड कस्टम है? आंसर इज नो, ये वैलिड कस्टम नहीं है, क्योंकि इसेंशियल्स ऑफ कस्टम फुलफिल होनी चाहिए। ठीक, अगर कस्टम प्रूव करना है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? उस पर्सन के ऊपर जो चाहता है कि कोर्ट बिलीव करे वो कस्टम। बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन के ऊपर होगा। अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाती है हमारी सेकेंडरी सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। उसमें फर्स्ट क्या है? जुडिशियल डिसीजन। देखो जुडिशियल डिसीजन से तो आप समझते ही हो क्या होता है, एक तरीके का ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, हाई कोर्ट के जजमेंट्स। ठीक, नेक्स्ट लेजिस्लेशन। अब पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही है, ठीक, पार्लियामेंट कोई लॉ बना रहे हैं, ठीक, वो क्या हुआ? लेजिस्लेशन द्वारा हुआ। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है। इसके कुछ एग्जांपल कैसे क्या हो गए? यही हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ठीक, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एटसेट्रा। जो भी फैमिली लॉ से रिलेटेड, हिंदू लॉ से रिलेटेड बने हुए हैं वो सब लेजिस्लेशन के द्वारा ही है। एंड लास्ट, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसर्न। जब भी स्मृति और कमेंट्रीज में, जब भी स्मृतिज और कमेंट्री में कोई कंफ्लिक्ट होगी तो वो सोल्व कैसे होगी? तो वो सोल्व होगी हमारा इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसर्न। ठीक, तो ये बेसिकली हमारे सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक छोटी छोटी कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि कभी शायद प्री में पूछे जा सकते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र हिंदू लॉ जो है वो सैक्रोसेंट, वो सैक्रोसेंट है। और इनके लिए अकॉर्डिंग जो एक ह्यूमन लाइफ होती है उसके चार गोल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज धर्म, सेकंड और थर्ड वन इज वैश्य एंड फोर्थ वन इज मोक्ष। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ये छोटे छोटे पॉइंट है, कभी पूछे जा सकते हैं इसलिए आपको पता होने चाहिए, देख लिया करो ये चीजें। ठीक, हिंदू सोशल सिस्टम जो है, हिंदू सोशल सिस्टम जो है वो बेस्ड ऑन कास्ट मींस वर्ण सिस्टम पे बेस्ड है। और बेसिकली 4 टाइप की कास्ट होती है। फर्स्ट वन इज ब्राह्मण, सेकंड वन इज क्षत्रिय, थर्ड वन इज वैश्य एंड फोर्थ वन इज शूद्र। तो ये प्री में कभी कभी पूछे जा सकती हैं चीजें। ठीक, अब हिंदू लाइफ स्ट्रक्चर जो है वो अगेन 4 स्टेजेस में डिफाइंड है। हिंदू लाइफ स्ट्रक्चर जो है वो 4 स्टेजेस में डिवाइड है। ठीक, अब उन 4 स्टेजेस को बेसिकली 4
आशमा बोलते हैं। फर्स्ट वन इज ब्रह्मचार्य, जो कि आपका 0 से 25 ईयर्स तक होता है। सेकंड वन इज गृहस्थ, ये 26 से 50 ईयर्स। थर्ड वन इज वन प्लस 51 से 75 ईयर। एंड लास्ट वन इज संन्यास, 76 to 100 ईयर्स। ठीक, ये कभी कभी चीजें पूछी जाती है। और जो एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली नेचर ऑफ हिंदू लॉ क्या है। ठीक, तो नेचर ऑफ हिंदू लॉ सिंपल सी चीज, इट इज लैक्स लॉ। ठीक, इट इज नॉट अ लॉ ऑफ लोकेलिटी। ये थोड़े प्री के लिए पॉइंट्स इंटरव्यू है वो इम्पोर्टेंट है, जो कि पता होने चाहिए। वैसे तो ऑलमोस्ट पता ही होते हैं, बट स्टिल मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो आता है स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। मेन जो स्कूल थे वो दो थे। फर्स्ट इज मिताक्षरा एंड सेकंड इज दयाभान। मिताक्षरा जो था वो अगेन सब कैटेगराइज था। फर्स्ट बनारस स्कूल, सेकंड अली इंडिया स्कूल, थर्ड मद्रास स्कूल, फोर्थ महाराष्ट्र, एंड लास्ट वन इज पंजाब। हिंदू लॉ में बेसिकली दो टाइप के स्कूल है, मिताक्षरा एंड दया भागा। मिताक्षरा अगेन सब कैटेगराइज्ड है बनारस, इटलिया, मद्रास, महाराष्ट्र एंड पंजाब। ये जो बनारस स्कूल था, अगर हम बेसिकली मिताक्षरा की बात करें तो होल ऑफ इंडिया, मिताक्षरा की बात की जाए तो होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट बंगाल एंड असम। ठीक, बनारस की बात की जाए तो बनारस जो था वो नॉर्थन इंडिया में एक्सटेंड था। ठीक, नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया के साथ साथ उड़ीसा भी था। यहाँ पे ये बनारस स्कूल को फॉलो किया जाता। ठीक, मध्य प्रदेश और मिथिला जो था वो नॉर्थ बिहार एंड तिरहुत। मद्रास स्कूल जो था बेसिकली वो प्रिवेल करता था पूरी मद्रास स्टेट। महाराष्ट्र स्कूल जो था वो बॉम्बे, गुजरात, मराठी एरियाज में फॉलो किया जाता था। और जो पंजाब स्कूल था वो प्रिवेल करता था ईस्ट पंजाब। ये आपसे प्री में पूछा जा सकता है। ठीक, और जो दया भागा स्कूल था वो बेसिकली सिर्फ असम एंड बंगाल में। तो ये थे स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। देखो प्री में अब जितना अभी तक हमने पढ़ा, अगर उस हिसाब से प्री के क्वेश्चन हम देखें, ठीक, प्री में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो लॉ है वो कोडिफाइड किया गया था धर्मशास्त्र राइटर्स के बारे में। एक धर्मशास्त्र जो है वो ह्यूमन लाइफ 4 टाइप के बारे में बताते हैं। हिंदू लॉ का नेचर पूछा जा सकता है, दैट इज नॉट लेक्स लॉ की। सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ पूछी जा सकती है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि कौन सी है कौन सी नहीं है। आपको ऑप्शन दिया जा सकता है प्राइमरी सोर्स के बारे में, सेकेंडरी सोर्स के बारे में। कौन सी है कौन सी नहीं है वो आप क्वेश्चन जल्दबाजी में पेपर में आराम से पढ़िएगा। जल्दबाजी में क्या होता है, नोट पढ़ना भूल जाते हैं। ठीक, श्रुतिज क्या क्या कंसिस्ट करता है, 4 वेदास एंड 6 वेदांगास हैं। वेदास कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वेदा पूछी जा सकती है, ऋग वेदा होती है। कस्टम्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि कस्टम के कौन से इसेंशियल्स है कौन से नहीं है। दया भागा जो है चीफ कमेंट्री, वो कहाँ की है, असम एंड बंगाल, स्पेशली बंगाल की। ठीक, तो ये अभी तक प्री के क्वेश्चन ऐसे बन सकते। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो हमारा आता है मैरिज के ऊपर। मीन्स बेयर एक्ट पे ही हम आ जाते हैं। तो अब हिंदू मैरिज एक्ट, बेयर एक्ट देखते हैं। ठीक, हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 आपका क्या कहते हैं, इस एक्ट में भी कॉल हिंदू मैरिज एक्ट, इट एक्सटेंड होल ऑफ थिंग। तो सिंपल सी चीज, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में जब आया तो ये होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होने लग गया। वरना एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को डिलीट कर दिया गया। प्रेसिडेंट ने 9 अगस्त, देखो उत्तराखंड में ना डेट्स अमेंडमेंट्स वगैरह की पूछते हैं।
आप पिछले साल के भी अगर पेपर देखोगे, लास्ट ईयर पेपर, डेट पे बहुत फोकस करते हैं उत्तराखंड, ठीक? तो ये डेट्स आप अच्छे से ध्यान रखना। 9 अगस्त 2019 में प्रेसिडेंट ने असेंट की और केम इनटू फोर्स कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 से अप्लाई हुआ। तो ये प्री में पूछा जा सकता है, ठीक? एज वेल एज सेक्शन नंबर 95(1), ठीक? उसमें टेबल नंबर 1 फिफ्थ शेड्यूल एंट्री नंबर 35 टॉक्स अबाउट हिंदू मैरिज एक्ट। जो वर्ड है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वो ओमिट कर दिया गया, ठीक? तो सिंपल सी चीज, सेक्शन नंबर 1 आपको क्या बताता है? ये जो एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट, ये ऑल ऑफ इंडिया में अप्लाई करता है। और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से हुआ था ये, 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ने असेंट दी थी और 31 अक्टूबर 2019 से ये अप्लाई हुआ था। और 18 में प्री के लिए सारे सब्जेक्ट की डेट आपको पता होनी चाहिए। 18 मई 1955 को हिंदू मैरिज एक्ट आया, ठीक? और एक चीज वैसे देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है ऑल ऑफ इंडिया में तो अप्लाई करता है एंड अप्लाइज टू हिंदू डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज इन व्हिच दिस एक्ट एक्सटेंड हु आर आउटसाइड दिस टेरिटरी। तो सिंपल सी चीज, ये तो चीज लाइन है, ठीक? ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन की बात करती है कि हिंदू मैरिज एक्ट बाहर भी अप्लाई करेगा। हिंदू मैरिज एक्ट जो बेस्ड है वो प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल रिलेशंस से गवर्न किया जाता है, ठीक? अब आ जाओ सेक्शन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट जो बन जाता है। सेक्शन नंबर 2 बेसिकली बताता है कि हिंदू मैरिज एक्ट के लिए कौन कौन हिंदू है। तो बाकी मतलब हिंदू मैरिज एक्ट के लिए कौन कौन हिंदू है, ये एक्ट बेसिकली किस पे अप्लाई होगा? टू एनी पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म और डेवलपमेंट इंक्लूडिंग वैष्णव लिंगवत और फॉलोवर ऑफ ब्रह्मो प्रार्थ और आर्य समाज। कोई भी पर्सन जो रिलीजन से वैष्णव है, लिंगवत है, ब्रह्मो है, प्रार्थना है, आर्य समाज। एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन और to any other person domiciled in the territory to which this act extend who is not Muslim, Christian, Parsi, Jew by religion। मतलब वो पर्सन ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना पारसी और ना Jew है। Unless it is proved that any such person would not have been governed by Hindu law or by any custom or uses as part of that law in respect of any of the matters dealt and herein if this act has not been passed। The following person are Hindu, Buddhist, Jain or Sikh by religion, in, as the case may be, any child legitimate or illegitimate, both of whose parents are Hindu, Buddhist, Jain और Sikh। कोई भी चाइल्ड चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, अगर उसके पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख है तो वो हिंदू कहलाएगा। एनी पर चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट one of whose parents Hindu, Buddha, and Sikh हैं religion से, and that person is brought up as a member of a tribe, community, group or family to which such parent belongs or belong। मतलब सिंपल सी चीज, born and brought up वन पेरेंट हिंदू है, अदर पेरेंट्स हिंदू नहीं हो सकते, बट वो brought up as हिंदू हुआ है। एनी पर्सन हु इज कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख। अगर बाकी टू कौन कौन कहलाया जाएगा, सेक्शन 2 बता, ठीक? सेक्शन 2 बताता है कि ये एक्ट किस किस पे अप्लाई करेगा, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदूज पे अप्लाई करेगा। हिंदूज कौन होंगे? कोई भी कोई भी पर्सन जो रिलीजन से, ठीक, या फॉर्म और डेवलपमेंट इंक्लूडिंग पेरेशवा, लिंगुअर और फ्लोवर ऑफ ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज, ठीक? एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैन और सिख
any person who is domiciled in the territory to which this extent and who is non Muslim, Christian, पारसी और ज्यू बाय रिलीजन, तो ये लोग ही हिंदू कहलाए। ठीक, प्लस कोई भी पर्सन जिसका बर्थ हुआ एज अ हिंदू या वो कन्वर्ट हो गया कोई और रिलीजन का था, अब कन्वर्ट होके वो हिंदू में आ गया या रिकन्वर्ट हो गया। रिकन्वर्ट मीन्स पहले हिंदू था, फिर मे बी कोई दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गया, फिर उसके बाद अब हिंदू हो, तो ये सब हिंदू कहलाएंगे। चाइल्ड आइदर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, ठीक, जिसके बोथ पेरेंट्स हिंदू है वो हिंदू कहलाएगा। चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, ठीक, जिसके वन पेरेंट हिंदू है और वो चाइल्ड ब्रॉट अप एज हिंदू, तो वो चाइल्ड हिंदू कहलाएगा। ये सारी बातें जो हैं बताती हैं कि सेक्शन 2 में कौन-कौन हिंदू कहलाएगा। अब नॉन एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट मतलब कौन किस पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक? द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द मेंबर्स ऑफ एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 366(25) इन पे अप्लाई नहीं होगा अनलेस इन पे अप्लाई हो सकता है। तब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी ऑफिशियल गैजेट। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट गैजेटेड नोटिफिकेशन कर देगा, तो उन पे भी हो सकता है। बट अगर नहीं किया तो एसटी की जो ट्राइब है एज पर आर्टिकल 366(25) उन पे ये एक्ट अप्लाई नहीं हो। तो ये सेक्शन 2 के बारे में बात थी। अब यहीं पे एक केस है प्रीवी काउंसिल का बहुत पुराना, ठीक, वो आप लिख सकते हैं। अब्राहम वर्सेस अब्राहम, प्रीवी काउंसिल 1863। इसमें बोला गया था अ पर्सन कैन अडॉप्ट हिंदू बाय कन्वर्जन ऑफ एनी ऑफ दीज मोड, फर्स्ट बाय डिक्लेरेशन एज हिंदू, बाय परफॉर्मिंग द सेरेमनी ऑफ कन्वर्जन, बाय हैविंग इंटेंशन टू बिकम अ हिंदू। तो ये कभी कभी प्री में पूछ लिया जाता है केस। ठीक, ये सेक्शन 2 था। अब नेक्स्ट सेक्शन में आ जाते हैं। सेक्शन 3 की जो डेफिनेशन है वो अभी थोड़ी देर में करते हैं, वो भी बाद में। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 बेसिकली बात करता है हिंदू मैरिज। सेक्शन 5 जो बात करता है वो हिंदू मैरिज की करता है। ठीक, अब यहीं पे आपको मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि तो मैरिजेस जो होती हैं वो मतलब मैरिज की अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो दो टाइप की होती है। तो मैरिजेस की बात की जाए तो मैरिज, हिंदू मैरिज क्या है अगर एक तरीके का देखा जाए तो सोशल रिलेशन की। नेचर ऑफ हिंदू मैरिज सैक्रामेंट है, होली। ठीक, अब मैरिज की बात की जाए तो बेसिकली तो मैरिज दो टाइप में डिवाइड हो जाती है। अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज और
अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज एंड अनअप्रूव्ड ऑफ अप्रूव्ड फॉर्म और अनअप्रूव्ड अगेन और कैटेगरी में डिवाइड है. फर्स्ट इज ब्रह्मा, सेकंड देवा, थर्ड हर्षा एंड फोर्थ इज प्रजापति. और अनअप्रूव्ड गंधर्व, असुरा, राक्षसा, दास, पेशाच. मैरिज जो होती है बेसिकली 8 टाइप्स की होती है. तो ये 8 टाइप्स में 4 अप्रूव्ड है और 4 अनअप्रूव्ड. अप्रूव मीन जो सोसाइटी अप्रूव्ड करती है, अनअप्रूव मीन मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है जो. ठीक. तो सबसे पहले ब्रह्मा मैरिज के बारे में बात करें. क्या पता प्री में आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ. ठीक. तो बेसिकली इस मैरिज में डॉटर को एज अ गिफ्ट दिया जाता था, विद सिंगल रोप टाई किया जाता था. ठीक. यहाँ पे डॉटर को एज अ गिफ्ट में दिया जाता था. देवा मैरिज की बात की जाए, यहाँ पे डॉटर को एज अ दक्षिणा दिया जाता था. ठीक. और रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे बाय द फादर. आरशा, यहाँ पे इस फॉर्म ऑफ मैरिज में क्या होता था, जो बॉय होता था वो फुल एंड काओ गर्ल्स फादर को एज अ गिफ्ट में दिया जाता था, जो रिलीजियस एक्सेप्टेबल होता था. ठीक. अभी आपसे प्री में पूछा जा सकता है कि किस फॉर्म ऑफ मैरिज में जो दुल्हा है बेसिकली बॉय है वो काओ और फुल एज अ गिफ्ट देते हैं. ठीक. प्रजापत्य इस फॉर्म ऑफ मैरिज में डॉटर बॉय को दी जाती थी एज अ गिफ्ट, और उनसे प्रॉमिस लिया जाता था कि एक गिफ्ट मांगा जाता था कि यू टू बी पार्टनर्स फॉर परफॉर्मिंग सेकुलर एंड रिलीजियस ड्यूटी. कि आप दोनों लाइफ टाइम के लिए बेसिकली साथ में रहोगे और रिलीजियस ड्यूटी करोगे. ठीक. तो ये सारी अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज. और अनअप्रूव्ड, गंधर्व मैरिज, ये म्यूचुअल कंसेंट से मैरिज जो की जाती थी उसको बोला जाता था. आपस में फैमिली को नहीं किया, बॉय और गर्ल तैयार हुए, म्यूचुअली उन्होंने शादी कर ली, उसको मैरिज को बोला जाता था. असुरा, यहाँ पे बेसिकली लड़की के फादर से एक मनी ली जाती थी. राक्षसा, ये फोर्सफुली मैरिज कोई कर रहा है उसको बोला जाता था. और पेशाचा, बेसिकली आप ये बोल सकते हो कोई बॉय है उसने गर्ल्स के साथ गलत कर दिया, बेसिकली रेप वगैरह या फिर कुछ इंटॉक्सिनेशन देने के बाद. ठीक. या वो डिसऑर्डर में है, मेंटली डिसऑर्डर है, तो उनके साथ कोई क्राइम कमिट कर दिया, तो उसके बाद जो शादी होती थी वो पेशाचा मैरिज बोला जाता था. तो ये 8 टाइप की मैरिज है. अभी आपसे प्री में पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए. और दो चीज के और देख लो, वैसे वन टाइम पॉइंटर ही चल रहे हैं हम. प्रतिलोमा मैरिज,
प्रतिलोमा marriage basically it is a marriage between male of lower caste and female of higher caste. एक जब ऐसा होता है तो बेसिकली ये प्रतिलोमा मैरिज बोलते थे और इन ओल्ड टाइम्स अगर आप बोलो तो ये बेसिकली एक्सेप्टेबल नहीं होता था, वैलिड नहीं मानी जाती थी, ये वैलिड नहीं मानी जाती थी। ठीक। सेकंड इज अनुलोमा। इट इज अ मैरिज बिटवीन मेल्स ऑफ अपर कास्ट। तो मेल है यहाँ पे देखो अपर कास्ट, फीमेल जो होंगी वो लोअर कास्ट की होती थी। इसको वैलिड माना जाता, ये वैलिड मानी मानी जाती थी, जब 22 वर्षा हो रहा है तो नहीं मानी जाती। तो ये कभी आपसे प्री में पूछ लें तो इसलिए मैंने आपको बता ही दिया वो स्थिति। अब आ जाइए आप सेक्शन नंबर 5, हिंदू मैरिज। सेक्शन नंबर 5 क्या बात करता है, कंडीशन। तो प्री में बहुत पूछ। अब देखो कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज की अगर मैं बात करूं तो 5 टाइप की कंडीशन है। नाइदर स्पाउस, नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, मींस बाइगेमी नहीं होनी चाहिए या मोनोगेमी होनी चाहिए, इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, so capable of giving valid consent but suffering from mental disorder or to such an extent as to be unfit for marriage and procreation of children, has been subject to recurrent attack of insanity। थर्ड एज के बारे में बात करता है जो कि मेल की 21 एंड फीमेल्स की 18 ईयर है। फोर्थ बात करता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में, और फिफ्थ बात करता है सपिंदास के बारे में। तो ये बेसिकली 5 टाइप की कंडीशन। ठीक। फर्स्ट वन इज मोनोगेमी, सेकंड इज मेंटल हेल्थ और इंसैनिटी, थर्ड इज एज ऑफ पार्टी, फोर्थ वन इज प्रोहिबिटेड डिग्री एंड लास्ट वन इज सपिन। अब ये देखो आपको सीक्वेंस से पता होना चाहिए क्योंकि प्री में बहुत बार पूछा हुआ है फर्स्ट क्या, सेकंड क्या, थर्ड क्या, फोर्थ क्या, आपको ये पता होना चाहिए। आपको ये पांचों पता है पर आपको उसकी सीक्वेंस नहीं पता तो गलत हो जाएगा, माइनस नेगेटिव मार्किंग या -1.25 हो जाएगा, जबकि आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक। देखो सबसे पहले क्या आता है, मोनोगेमी। ठीक। सिंपल सी चीज, जब एक स्पाउस जिंदा है और दूसरा पर्सन अगर शादी कर लेता है बिना डाइवोर्स दिए तो वो बाइगेमी कहलाएगा। बाइगेमी इज एन ऑफेंस, सेक्शन 494 495 आईपी, 7 साल और 10 साल की सजा है, 7 साल और 10 साल की
पनिशमेंट है रिस्पेक्टिवली। ठीक, फिर यहाँ आप देखोगे तो सेक्शन 70 यही चीज बोली हुई है, एचएमए में कितनी ही पनिशमेंट है एज पर 494 और 495 ऑफ आईपीसी, एज वेल एज आदि भी क्या हो जाएगी, सेकंड मैरिज वॉइड मैरिज, मैरिज क्या हो जाएगी वॉइड मैरिज। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, शादी वॉइड होगी। ठीक, तो सिंपल सी चीज, कोई हस्बैंड एंड वाइफ है, लीगली मैरिड है, और कोई भी पर्सन स्पाउस दूसरी शादी कर लेता है, तो सेकंड मैरिज क्या हो जाएगी, ठीक, वॉइड हो जाएगी। बट अगर फर्स्ट मैरिज ही वॉइड होती, अगर फर्स्ट मैरिज ही वॉइड होती, तो सेकंड मैरिज वैलिड हो जाती। ठीक, अब यहीं पे थोड़े बहुत केसेस भी हैं, सरला मुग्दल का, लिली थॉमस केस है, प्रिया बाला का केस है, यमुना बाई का केस है। ठीक, अगर हम कॉन्सिक्वेंस करें तो कॉन्सिक्वेंस बाइगेमी में क्या होता है, नन है वॉइड, तो सेक्शन 11 में आपके हिंदू मैरिज एक्ट में पता ही रखता है। ठीक, सेक्शन 17 में इसकी पनिशमेंट दे रखी है। पनिशमेंट क्या है, जो आईपीसी में 494 और 495 में दे रखी है, दैट इज 7 years एंड 10 years। ठीक, अब आ जाता है मेंटल हेल्थ और इंसैनिटी। अब देखो, जो हस्बैंड एंड वाइफ है, एट द टाइम ऑफ द मैरिज वो साउंड माइंड होने चाहिए, किसी चीज से सफर ना कर रहे हो, किसी डिसेबिलिटी वगैरह से, मेंटल डिसेबिलिटी वगैरह। ठीक? तो यहाँ पे अगर पर्सन वैलिड कंसेंट नहीं दे सकता ड्यू टू अनसाउंडनेस, या फिर वैलिड कंसेंट दे सकता है बट मेंटल डिसऑर्डर है, या अनफिट है मैरिज के लिए, ठीक, या इंसैनिटी के अटैक्स आते हैं, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाते हैं कि शादी वॉइडेबल होता है। सेक्शन 12 हिंदू मैरिज। ठीक, अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताता हूँ, इस प्रोविजन में ना ले टर्म यूज की गई थी, इडियट एंड लुनेटिक। ये टर्म को रिमूव कर दिया गया। कब किया गया, 1976 की अमेंडमेंट एक्ट। ये अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ, उत्तराखंड में अमेंडमेंट्स की डेट आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे बहुत पूछते हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी। ठीक, और कॉन्सिक्वेंस क्या सेक्शन 12 में दे रखा है कि शादी वॉइडेबल हो जाएगी। ठीक, थर्ड, एज ऑफ पार्टी। ठीक, तो सिंपल सी चीज, बॉय की 21 एंड गर्ल की 18 ईयर, आज की डेट में प्रेजेंट यही चल रही है। ठीक, पहले पहले बॉय की 80 ईयर्स होती थी, गर्ल की 15 ईयर। ठीक, बट 1978 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट आया, उससे एज इंक्रीज कर दी गई थी, और अभी भी बिल गया हुआ है, डिमांड की जा रही है कि 21 कर दी जाए, बट वो बिल अभी भी बिल ही है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या, इफेक्ट, अगर कोई हम एज में शादी कर लें, तो हिंदू मैरिज एक्ट में आप देखोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंस सीधे दे रखे हैं, नाइदर वॉइड नॉर वॉइडेबल। नाइदर वॉइड नॉर वॉइडेबल। ठीक,
सेक्शन 18 में पनिशमेंट दे रखी है। पनिशमेंट क्या? रिग्रेस इंक्रीजमेंट फॉर 2 years और फाइन ऑफ 1 लाख और बोथ। 2 साल की सजा, 1 लाख की पेनल्टी और बोथ। ठीक। अब प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 की बात हम करें, ठीक, तो स्पेशल एक्ट है। तो वो एक्ट बताता है मैरिज क्या हो जाएगी? वॉइडेबल। मैरिज क्या हो जाएगी? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हु वाज द चाइल्ड एट द टाइम ऑफ द मैरिज। तो अंडर एज है के अकॉर्डिंग शादी वॉइडेबल हो जाएगी। अब वॉइडेबल के बाद वो चाहे तो वॉइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है प्रोहिबिटेड डिक्री। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है प्रोहिबिटेड डिग्री। प्रोहिबिटेड डिग्री का होता है? प्रोहिबिटेड डिग्री आपका डिफाइन है सेक्शन टी डी में। ठीक। क्या कहता है? इफ वन इज अ लीनियर एसेंडेंट ऑफ द अदर, वन वाज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द लीनियर एसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द अदर, इफ वन वाज द वाइफ ऑफ द ब्रदर, फादर, मदर ब्रदर और ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर्स ब्रदर, if two are the brother sister, uncle niece, aunt nephew, children of brother of and sister, or two brother or two sister, as well as explanation क्या दे रखा है? एक्सप्लेनेशन में क्लियरली बता रखा है कि ये जो रिलेशनशिप है ये हाफ ब्लड, यूट्रीन ब्लड और फुल ब्लड तीनों में माने जाएंगे, इलेजिटिमेट और लेजिटिमेट में भी माने जाएंगे, और अडॉप्शन एज वेल एज ब्लड रिलेशन में भी ये माना जाए। ठीक। और अगर डिग्री और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में मैरिज हो रही है तो वो मैरिज क्या कहलाएगी? वॉइड मैरिज कहलाएगी। ठीक। तो ये एक बार देख लो, यूनियन एसेंट एंड, ठीक, सेकंड वाइफ और हस्बैंड ऑफ यूनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट, थर्ड वाइफ ऑफ ब्रदर, फादर, मदर ब्रदर, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर्स ब्रदर, और टू आर द ब्रदर सिस्टर, अंकल नी, आंट नेफ्यू और चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, टू ब्रदर एंड टू सिस्टर। तो अगर ऐसे में मैरिज हो रही है वो मैरिज क्या कहलाएगी? वॉइड मैरिज कहलाएगी। और इनका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि ये हाफ, यूट्रीन और फुल ब्लड तीनों में अप्लाई होता है, इलेजिटिमेट और लेजिटिमेट में भी अप्लाई होता है, एज वेल एज अडॉप्शन एंड फुल ब्लड, ठीक, उसमें भी अप्लाई होता है। ये आपका एक्सप्लेनेशन है, इसमें प्री में पूछ ली जाती हैं चीजें। ठीक। और अगर इसका एक्सेप्शन बोला जाए तो इसका एक्सेप्शन क्या है? कस्टम्स। अगर कस्टम्स अलाउड करते हैं तो मैरिज अगर होती है तो वो मैरिज वैलिड रहेगी, वरना वो वॉइड हो जाएगी। ठीक। इसका इफेक्ट क्या है? अगर हम बोले इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अंडर सेक्शन 11 ये मैरिज क्या हो जा रही है? एज पर सेक्शन 11 वॉइड मैरिज हो जाती है। और सेक्शन 18 में इसकी पनिशमेंट दे रखी है। पनिशमेंट क्या है? सिंपल इंप्रिजमेंट और 1 मंथ और फाइन ₹1000 और और
कहीं पे कुछ टर्म्स आई तो सेक्शन 3 में डिफाइन। देखो सेक्शन 3 में कस्टम एंड यूसेज तो ऑलरेडी हमने देख ही लिया। एक डिस्ट्रिक्ट और एक एक ये डेफिनेशन देख लेना, फुल ब्लड और हाफ ब्लड। देखो फुल ब्लड क्या होता है अगर बात की जाए, ठीक? तो जहाँ पे सेम मदर हो, सगे भाई बहन, सिंपल सी चीज। हाफ ब्लड क्या होता है, ठीक? जहाँ पे डिफरेंट मदर हो, जहाँ पे डिफरेंट मदर हो वो हाफ ब्लड का रिलेशनशिप रहेगा। यहाँ पे सेम मदर, यहाँ पे डिफरेंट मदर, ठीक? यूट्री उसमें क्या होता है, मदर सेम होती है बट फादर डिफरेंट होता है। तो ये चीजें प्री में पूछ ली जाती हैं बहुत, तो ये थोड़ा ध्यान देना, ठीक? सेक्शन 5 का फिफ्थ जो इसेंशियल है वो क्या है आपका, दैट इज सपिंदर रिलेशनशिप, ठीक? अगेन सपिंदर रिलेशनशिप में क्या होता है, मैरिज वॉइड हो जाती है, जो कि कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 3F में। अगर हम बात करें सपिंदर रिलेशनशिप कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 3F में। इसमें प्री पॉइंट ऑफ व्यू में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ये देखनी है कि सपिंदर रिलेशन ये जनरेशन पूछ लेते हैं कि कितनी जनरेशन में होता है, ठीक? अप्लाई। तो जब मदर का केस होता है तो 3 जनरेशन तक अप्लाई होगा, और जब फादर का केस है तो वो 5th जनरेशन तक अप्लाई, ठीक? ये देखो ये लिखा ही है, थर्ड जनरेशन इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ एसेंट फॉर द मदर एंड फादर, ठीक? 5th जनरेशन तक फादर के केस, ठीक है? अब इसका इफेक्ट की अगर हम बात करें, तो इन द रिलेशनशिप के इफेक्ट की बात की जाए तो इसकी पनिशमेंट कहाँ ले रखी है, ठीक? इसकी पनिशमेंट अगेन सेक्शन 18 में दे रखी है, दैट इज सिंपल इम्प्रीजमेंट विच में एक्सटेंड अप टू 1 मंथ, या फिर फाइन ऑफ ₹1000 या बोथ। और अगर सपिंदा रिलेशनशिप में किसी ने मैरिज कर ली तो वो मैरिज क्या कहलाई जाती है, दैट इज वाइड मैरिज एज पर सेक्शन 11, ठीक? तो ये था सारा सेक्शन 5। अगर अब सेक्शन 5 की बात की जाए, आईगेमी फर्स्ट, ठीक? क्या होती है, वॉइड। सेकंड, ठीक? अब इसको अनसाउंड बोल लो या फिर मेंटल हेल्थ और इंसैनिटी दे बोल लो। थर्ड, ठीक? एज अनसाउंड क्या होगी, वॉइडेबल, ठीक? एज 21 ईयर्स एंड 18 ईयर्स है, ठीक? ये क्या होगी, एज पर हिंदू मैरिज एक्ट अगर देखी जाए तो वैलिड, बट प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट वॉइडेबल। फोर्थ आपका आ गया प्रोहिबिटेड डिग्री, दैट इज वॉइड मैरिज हो जाती है। एंड लास्ट इज सपिंदर रिलेशनशिप, उसमें भी वॉइड हो जाती है। तो हमेशा याद रखना 3 केसेस में मैरिज वॉइड हो जाती है, ठीक? आईएमई वाला केस, सपिंदर रिलेशनशिप एंड प्रोहिबिटेड डिग्री, क्योंकि ये पूछ लेते हैं प्री में कि कौन कौन से केसेस में मैरिज वॉइड होती है। सेक्शन 5 ये बोलता है। अब नेक्स्ट सेक्शन में आ जाते हैं, दैट इज सेक्शन 6 to 7। सेक्शन 7 जो है वो बात करता है सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज है, ठीक? तो सिंपल सी चीज, हिंदू मैरिज में बी सोलमनाइज इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी एंड राइट्स ऑफ आइदर पार्टी। कोई भी एक पार्टी जो हस्बैंड है या वाइफ है, उनकी जो सेरेमनीज होंगी, उनके जो कस्टम है, उस हिसाब से रीति रिवाज से शादी हो सकती है। तो जहां तक पति मैंडेटरी है तो वो कंपलसरी होता है, ठीक? यहाँ इस सेक्शन में एक केस आप लिख सकते हो, बहू राव वर्सेस महाराष्ट्र, ठीक?
1965 सुप्रीम कोर्ट का क्या केस है ये। तो इस केस में क्लियरली बताया जहाँ पे सेरेमनीज है तो किसी एक पार्टी के अकॉर्डिंग वो सेरेमनीज होनी चाहिए, वरना वो मैरिज वैलिड नहीं है। ठीक। और ये सेक्शन एक स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन करता है। ठीक है। सेक्शन 8 बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की। ठीक। तो सिंपल सी चीज, स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है रिगार्डिंग दी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। ठीक। और इसमें लैंडमार्क केस जो है वो है सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार का, 2006 सुप्रीम कोर्ट का। ठीक। ये रिगार्डिंग दी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का केस था, और सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को एक रेलिवेंट प्रोविजन बनाने को कहा था रिगार्डिंग दी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। ठीक। और अगर मैं एक चीज आपको बताऊं, जैसे अब उत्तराखंड में यूसीसी आ गया। ठीक। उत्तराखंड में यूसीसी आ गया, और यूसीसी में मैंडेटरी हो गई है उत्तराखंड यूसीसी। ठीक। उसमें मैंडेटरी हो गई है मैरिज। और जिस दिन से ये एक्ट अप्लाई हुआ है तब से उसके बाद अगर कोई शादी करता है तो 60 डेज में शादी रजिस्टर करवानी है, विद इन 60 डेज। और जिसने पहले से कर रखी है, जब ये एक्ट पास हुआ है उससे पहले अगर शादी कर रखी है, ठीक, तो वो विद इन 6 मंथ। ठीक। तो ये दो डेट ध्यान रखना, हो सकता है प्री में आपसे पूछी जा सकती है।